हाय एवरीवन। तो देखो ये वन शॉट वीडियो का नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3 है। कहने का तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट होना चाहिए था, पर इसको पार्ट वाइज से बतला रहे हैं। ऐसे ही देखो पहले 36 मिनट का अपलोड किए थे, फिर सेकंड वाला 10 मिनट का। अब देखो पता नहीं, लेकिन इसमें हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा अपलोड कर दे तुम पूरा चैप्टर ही, क्योंकि तुम लोग को भी आसानी होगा, हमको भी आसानी होगा। तो ठीक है। अरे यहाँ पे बहुत धूप लग रहा है, लेकिन फिर भी यही जगह ही है अपना। देखो तो इस वीडियो में हम लोग टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस से कंप्लीट करेंगे। तब ध्यान से सुनना। देखो अंडरलाइन वाला जो बात है ना, वो लास्ट में कर देंगे। इसी वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक बने रहना। इसी वीडियो के लास्ट में पॉइंट अंडरलाइन बोल देंगे कि ये कर लो, हमको पूरा यकीन है उसी से आगे, उससे आगे क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। वैसे भी लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ टाइम पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, तो बहुत होता है हिस्ट्री में, तो बहुत है यार उतना। इसलिए इम्पॉर्टेंट लाइन बोलेंगे, ये अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर लेना, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम चला जाएगा और अच्छे से एग्ज़ाम देना। बोलना कैसा एग्ज़ाम गया। अच्छा छोड़ो। टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस इन फरवरी 1922 फरवरी का 1922 के फरवरी महीने में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ दी non-cooperation movement. The immediate cause of the withdrawal of the movement was the incident took place in Chauri Chaura, a place near Gorakhpur in UP. देखो कहता है ना कि टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, मेरे पास कैपिटल बुक है और उसका पेज नंबर 64 है। तुम लोग अपना अपना बुक खोल लो, देख लो कहाँ से बतला रहे हैं, तो आसानी होगा तुमको। अब देखो महात्मा गांधी, इसको है ना कहानी के अनुसार समझो। तुमको हम कहानी के अनुसार बतलाएंगे, इतना स्ट्रेस मत लो कि अरे हमसे किसी समझ में नहीं आता, बोरिंग लगता है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम कहानी के अकॉर्डिंग चलो इसको। देखो एक महात्मा गांधी अपने एकदम सबसे अच्छे शांत स्वभाव वाले इंसान थे। तो उनको जाहिर सी बात है, उनको हिंसा पसंद नहीं था। उनको था कि हम लोग शांति के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले, किसी को परेशान नहीं कर, बेसिकली अपने वजह से किसी को परेशान करना वो नहीं चाहते। तो क्या होता है कि 1922 का साल होता है, फरवरी का महीना होता है। तो महात्मा गांधी के दिमाग में चीज़ खटक रहा होता है कि ठीक है चलो, अब जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किए हुए थे। देखो पहले क्या चल रहा था, अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था कि वो सबको बोले थे कि आप लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यूज़ मत करिए, मतलब कि फॉरेन से जो सामान आया हुआ है, चाहे उसका कपड़ा उपड़ा कुछ मत पहनिए। तो महात्मा गांधी उस मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो 1922 के फरवरी महीने में वो सोचते हैं कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको हम छोड़ देते हैं, अब हमसे पार नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सर्टेन कुछ रीज़न था। अब वह रीज़न ये कहता है कि द इमीडिएट कॉज ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट वाज द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन चौरी चौरा। तो कहता है कि चौरी चौरा में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ घटना हुआ था। तो उस ड्यू टू डैट रीज़न, ड्यू टू डैट इंसिडेंट्स, महात्मा गांधी सोचते हैं कि हम जो ये मूवमेंट कंटिन्यू कर रहे थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, हम उस मूवमेंट को छोड़ देते हैं। तो अब इस बुक में बतलाता है कि वो इंसिडेंट्स क्या था। अब उसको देखते हैं। ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लास विद द पुलिस। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले देखो कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन होता है। तो देखो मतलब कि आखिर महात्मा गांधी क्यों मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किए, मतलब क्यों मूवमेंट खत्म किए थे। तो महात्मा गांधी को क्योंकि वो शांति प्रिय इंसान थे। तो चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में। देखो यूपी में स्टेट कौन सा है, यूपी है। जगह कौन सा है, चौरी चौरा, वो भी गोरखपुर का एक जगह है। वहाँ पे एक शांति से प्रदर्शन हो रहा था, मतलब कि लोग अपना विरोध कर रहे थे, जिसमें लड़ाई नहीं हो रही थी। लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो रैली के थ्रू कर रहे, चाहे आपसी बहस से कर, सिंपली देयर वाज अ प्रोटेस्ट था। लेकिन किस तरीके से, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो लोग शांति से बात कर रहे थे। महात्मा गांधी के थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो लोग शांति से चल रहे थे। लेकिन क्या होता है इमीडिएट, तुरंत क्या होता है, वो जो शांति से जो प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे, वो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। और जो पुलिस के साथ, जो पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उस पब्लिक का पुलिस के साथ विद्रोह हो जाता है, मतलब कि लड़ाई हो जाती है। सिंपली वायलेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में उनकी लड़ाई हो जाती है पब्लिक के साथ, मतलब पुलिस का लड़ाई होता है पब्लिक के साथ, समझे। और आगे कहता है महात्मा गांधी देखो महात्मा गांधी क्या करते हैं ना, हियरिंग टू द इंसिडेंट्स, महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम क्या बोल रहे थे, महात्मा गांधी कैसे इंसान थे, बोलो दम शांति प्रिय इंसान। तो जैसे ही उनके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि ठीक है मतलब ऐसा ऐसा हो चुका है, तो वो बोलते हैं कि ठीक हम हाथ जोड़ देते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा, मतलब कि अब हमको नहीं करना ये मूवमेंट, क्योंकि उनके थ्योरी के अपोजिट ये चीज़ जा रहा था, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं जा रही थी। तो फिर वो हाथ जोड़ देते हैं कि अब हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आगे का कहता है पॉइंट, he felt the movement was turning violent है violent नहीं है, he felt that movement turning violent in many places and satyagraha is needed to be properly trained before they would be ready for the mass struggles। देखो तो महात्मा गांधी को क्या महसूस हुआ, बेसिकली वो किस रीज़न की वजह से बोले कि हम नहीं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो महात्मा गांधी को महसूस हुआ ना कि ये जो मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला जा रहा है, जिसमें बहुत लोगों को हिंसा हो रही है, मतलब बेसिकली उस तरीके से जा रहा है जो कि महात्मा गांधी की थ्योरी, महात्मा गांधी के नेचर के कम्प्लीटली अगेंस्ट में था। तो महात्मा गांधी बोले कि ठीक है हम इसको अभी रोक देते हैं, अभी हॉल्ट कर रहे हैं। मतलब हॉल्ट मतलब क्या है, रोकना। जैसे कि अगर तुम ट्रेन से जाते हो तो आता हो कि हॉल्ट है, तो हॉल्ट मतलब क्या, ट्रेन रुक जाती है। तो सेम अपने वो जो ट्रेन था ना उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ट्रेन था उसको एक हॉल्ट देते, एक रुकावट देते हैं, एक रोकते हैं। उस रुकावट में क्या होता है कि महात्मा गांधी बोलते हैं सबसे पहले जो हमारा सत्याग्रही जो है, मतलब कि सत्याग्रह मूवमेंट चला उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो लोग तो क्या कहलाए, वो बोलो सत्याग्रही कहलाए। तो वो सोचते हैं कि जो सत्याग्रही से पहले उनको हम प्रॉपर वे में ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, उनको अच्छे तरीके से दिमाग देते हैं कि ऐसे ऐसे आप लोग को काम करना है। तो उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करेंगे, मतलब नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ में स्ट्रगल करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। सम कांग्रेस लीडर्स were by now tired of mass struggles and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1990। देखो कुछ कांग्रेस लीडर्स थे गोड़ खिंचवा, जो नहीं होता अच्छा काम कर रहा होगा तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है। तो कुछ लोग होते हैं, हर एक जगह कुछ लोग होते हैं। तो सेम उनके साथ भी ये चीज़ हाल हुआ कि जो कांग्रेस के जो कुछ लीडर थे ना वो कहे कि अब हम थक चुके हैं। नहीं होता एक इंसान जो बोले अरे अब हम थक चुके हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सेम वहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो बोले कि अब हम नहीं करेंगे इस काम को, अब हम मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अब हम आपका साथ नहीं देंगे, हमको इलेक्शन में भाई पार्ट लेना है, हम इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अब आप मेरा साथ छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी जी आप जाइए अपने रास्ते, हमको अब इलेक्शन में पार्ट लेना है, हमको जीतना है। बेसिकली वो सोच रहे थे कि हमको इलेक्शन में पार्ट लेना है, हमको अपनी अथॉरिटी चाहिए, हमको अपने अधिकार चाहिए। तो फिर आगे कहता है C.R. Das and Motilal Nehru were the main leaders who wanted to enter the provincial councils through election। देखो अब वो दो कौन थे, बेसिकली यहाँ पे दो नाम बतला रहा है, एक नाम बता रहा है C.R. दास और एक नाम बता रहा है मोतीलाल नेहरू। जो दो प्रोमिनेंट लोग थे, दो मेन लोग थे जो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जीते। बेसिकली वो इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे, वो जीतना चाहते थे। दे फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो वो क्या किए कि वो कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए वो लोग पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि वो लोग अपना इंडिपेंडेंट पार्टी करते हैं। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल एंड मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। देखो अब यहाँ पे दो इंसान का एंट्री हो रहा है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हम लोग एकदम दिल से इज्जत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का भी ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ये दोनों जो कहते हैं कि अब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब कि थोड़ा मोड़ा से अपना काम नहीं चलने वाला, अपना है कि हमको एकदम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिपेंडेंस चाहिए। ये नहीं कि बोल दिया हाँ आज़ादी मिल गया और फिर वो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। उनका था कि हमको पूरी अच्छी तरह से हमको स्ट्रगल, मतलब कि इंडिपेंडेंस चाहिए तो चाहिए, एकदम जिद था उनका। जैसे होता है ना कि मोबाइल चाहिए तो चाहिए, सेम ना कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो इस अति पे वो लोग थे कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, समझे। तो कहता है कि इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन देयर वर टू फैक्टर्स दैट शेप्स इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920। देखो या और मक्खी भी ना तो कहता है ना कि यहाँ पे
तो सिचुएशन क्या था, थोड़ा सा भूल रहे थे। तो सिचुएशन क्या था कि एक बोल रहा था कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए और एक कह रहे थे कि नहीं हमको तो अथी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या हो रहा था, आपसी मतभेद हो रहा था, इसमें आपस में लोग भिड़ रहे थे, ठीक है। तो इससे देखो दो फैक्टर्स था, दो फैक्टर के बेसिस पे आखिर कैसे 1920 का जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन होता है, मतलब कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स रहता है, बेसिकली तो यही है। कहते हैं एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अब कहते हैं कि जो खेती बाड़ी का जो सामान होता है ना, मतलब कि धान ये सब हो गया, देखो जो गांव से होगा उसको पता होगा धान उनका होता है, शहरी बाबू को तो पता रहता है नहीं है ये सब क्या होता है। तो कहता है कि जो एग्रीकल्चर जो प्राइस है, मतलब कि खेती का जो दाम है ना, वो बहुत ज़्यादा घटने लगा था। कब से? 1926 से इसका दाम घटता है और 1930 तक ये चीज़ पूरा एकदम ख़त्म हो जाती है। बट एग्रीकल्चर का दाम, एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। देखो क्या होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइस क्या होता है, वो घटने लगता है, घट रहा है प्राइस, तो उसका जो एक्सपोर्ट मतलब क्या, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो सामान जाता है, तो ये जो एक्सपोर्ट था ना, बिक्री तो ख़त्म, किसान लोगों का बिक्री ख़त्म, तो उससे क्या होता है कि उनको तो खाने का दिक्कत होता है, मेन तो यही होता है ना, एंड डिफिकल्ट टू से हार्वेस्ट। देखो और उनको बेचने में दिक्कत हो रहा था, अपना धान खेती होती बेचने में दिक्कत हो रहा था, और वो लोग अपना रेवेन्यू मतलब कर्ज देने में भी दिक्कत हो रहा था। अच्छा ये बताओ कौन कौन है सबसे पहले, गांव से कौन कौन है ये बताओ पहले। जो गांव से होगा उसको पता हो कितना दिक्कत होता होगा जब धान खराब हो गया, चाहे खेती खराब हो गया। हम लोग का तो खेत उतना नहीं है, मतलब है लेकिन अपना नहीं है, तो जिसको होगा उसको पता होगा कैसा प्रॉब्लम होता होगा। By the 1930 the countryside was in trouble। तो कहते हैं ना कि 1930 से क्या होता है, देश भर का जो देश होता है ना, कंट्री साइड मतलब छोटा छोटा जो गांव हो गया वो सब जो होता है वो उथल क्या टर्मोइल है, मतलब कि एकदम उथल पुथल का ज़िंदगी चल रहा होता है। चलेगा नहीं तो कुछ जाहिर सी बात चलना भी चाहिए, काहे नहीं चलेगा। देखो एक तो जिसका सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म, तो वो इंसान खाएगा क्या, वो मेन तो दिक्कत ये होता है ना, हम लोग खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, दिक्कत तो यही होता है कि नहीं होता है। देखो जिसका सोर्स ऑफ इनकम है अगर वही उससे छीन लगे तो उसको लपड़ याद है, तो ऐसा लगता होगा। द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन सीमन। देखो ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट आती है, टॉरी गवर्नमेंट है, उसके अंडर कुछ चलता है, दिखता है क्या चलता है। दी कमीशन वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अच्छा देखो क्या करते हैं ब्रिटेन वासी, ये जो कमीशन बन रही है, ये जो ब्रिटेन में जो कमीशन बनती है हम लोग के खिलाफ बनती है, कि मतलब कि भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के अगेंस्ट में ब्रिटेन वासी को इतना चिंता हो गया कि हम लोग अगेंस्ट में लोग कमीशन बनाते हैं। बेसिकली हम लोग का जो मूवमेंट था ना पहले, उस मूवमेंट को रोकने के लिए वो लोग अपना एक दिमाग लड़ाते हैं, अपना कमीशन बनाते हैं कैसे इन लोग को रोक सके। देखो मतलब कहीं रहो चिंता कहीं और का, क्या बात है। और कहता है द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। देखो हम क्या बोले थे कि ये क्यों कमीशन बन रहा, ध्यान से पढ़ो, अपना बुक पर पढ़ो इस लाइन को। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। देखो क्या कहता है कि जो कमीशन बना था कि आखिर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे चल रहा था, मतलब कि जो संवैधानिक सिस्टम इंडिया में कैसे चल रहा था, बेसिकली इंडिया में क्या फंक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए वहाँ बना था। एंड सजेस्ट चेंजेस, और मतलब कि बोलने के लिए कि आप ये बदलाव करिए ये बदलाव करिए, क्योंकि अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, तो उन लोग जो राजा उसका चलती है, तो सेम मैं वो अपना दिमाग लड़ा रहा था अपने हम लोग के देश में। सोचो तो देश हम लोग का, चिंता किसी और को, क्या बात है। अरे यार नहीं है। द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल द मेंबर्स वे ब्रिटिश। देखो यहाँ भी भेदभाव अपने साथ। वो जो कमीशन बना था ना ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट नाम का जो कमीशन बना था, उस कमीशन में सिर्फ ब्रिटेन के लोग थे, सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स थे, उसमें एक भी भारतवासी नहीं थे।
हम लोगों को एकदम पीछे रखा गया। तो अपने आप डिस्कशन करके हम लोग के भलाई के बारे में सोच रहे थे। देखो क्या हाल है हम लोग के साथ। कहता है द सिमोन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। अब 1928 में सिमोन कमीशन हमारे देश में आती है। 1928 में सिमोन कमीशन इंडिया में आता है। ऑन अराइवल इट वॉज ग्रेडेड विथ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। देखो सिमोन जी आते हैं, मतलब सिमोन कमीशन हमारे देश में आती है। जैसे ही वो लोग कदम रखते हैं उनका स्वागत होता है विरोध के साथ, मतलब कि उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। एक होता है ना, देखो जिसके घर में शादी उदी हो जाए, मतलब जिसकी दीदी का शादी उदी हो जाए, जब घर में दामाद आते हैं ना तो कितने मम्मी पापा जब उसको उनका आरती उतारते होंगे कि मेरे घर में दामाद आए। तो सेम इनके साथ भी हुआ था, लेकिन उल्टा वे में। जैसे कि कोई मेहमान आता हो घर में, लगता है कि ये मंगाओ वो मंगाओ, कि जाओ ये सामान लेके आओ। होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? कमेंट करना कि होता है कि नहीं। इस पे से जिया जी तुम लोग आते होंगे तो कि जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ, तो मतलब लोग आगे पीछे करते हैं। तो बेसिकली इनके साथ ये हुआ था, लेकिन इनको लोग एकदम क्या उसको बोलते हैं, दूसरे वे में जो स्वागत हुआ था। इमेजिन दूसरा वे क्या होगा, वो इमेजिन करो कैसे उनको लगा होगा। अब कहता है प्रोटेस्टर्स एवरीवेयर शाउटेड दिस स्लोगन गो बैक सीमोन। अच्छा देखो, अब जो विरोधकारी जो लोग थे, ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है, पक्का आ जाएगा। देखो अब जो विरोध करने वाले जो लोग थे, मतलब जो प्रोटेस्टर थे, वो लोग क्या बोलते हैं कि सिमोन आते हैं, सिमोन कमीशन आती है हमारे इंडिया में। तो जो प्रोटेस्टर जो लोग स्लोगन मतलब नारा लगाते हैं गो बैक सिमोन। तो मतलब कि एकदम हम लोग तैयार थे कि उसको भगा देना है। अब है ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो बोलता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली तो यही है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देखो इसके में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, सब पार्टी पार्टिसिपेट कर लेता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कांग्रेस हो, सब एकदम सब एकजुट होकर होता है ना कि जब 5 उंगली मुट्ठी बनती है एकदम फोड़ देने का रहता है। तो फिर वही पूरी जो पहले अलग अलग जो सब कुछ थे कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, नहीं, हम लोग एकजुट होकर के एक पर्टिकुलर इंसान का एक पर्टिकुलर तो क्या हो गया ताकत एक पर्टिकुलर ताकत का प्रोटेस्ट करेंगे। उसी तरीके से देखो ये जो यूट्यूब पे जो देखने वाले जो लोग रहते हैं क्या अलग अलग कैटेगरीवाइज होते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग एकजुट होकर एक परिवार है। तो सेम उस तरीके से वो लोग एक परिवार बने थे। देखो तुम लोग क्या हो मेरे, तुम लोग छोटे छोटे भाई बहन हो, तो तुम लोग मेरे भाई बहन के अपने हो ना। तो फिर ये तो हम नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं भाई तुम मुस्लिम हो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक परिवार है। बेसिकली हम लोग एक डिजिटल फैमिली हैं। इस डिजिटल फैमिली में हम तुम्हारे बड़ी दीदी, तुम लोग मेरे छोटे छोटे भाई बहन। तो इसमें सेम उन लोग का वो सिचुएशन बने कि हम लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के उसको फोड़ देंगे, एकदम उसको भगा के रखना है। तो कहते हैं the Viceroy Lord Irving, in an effort to win them over, announced in October 1929 a wage offer of dominant station for India in an unspecified। देखो अब जो वाइसरॉय होता है ना लॉर्ड इरविन, अब वो क्या करता है कि धूप लग रहा है एक्चुअली, लेकिन तुम लोग को ये कंप्लीट भी कराना है। अब तुम लोग का भी एग्ज़ाम आ रहा होगा ना। तो होता क्या है ना कि जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन होता है ना, अपना दिमाग लड़ाता है। अब कुछ हम अपना नहीं, वो तो कॉन्स्पिरेंसी करता है लोग ना कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, हाँ शाम दाम दंड भेद अपनाता है कि ये जो हो रहा है जो मूवमेंट चल रहा है इस पर हमको जीत हासिल करनी है। तो द कांग्रेस क्या चला गया एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है कि आने वाला जो संविधान होगा बेसिकली वो संविधान कैसा हो, कि कौन इंतजार करता है, लॉर्ड इरविन। द radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, the liberals and moderates who had been proposing ये सब तो छोड़ो, मेन पॉइंट पढ़ते हैं। The 44th conference of the Congress was held in Lahore। देखो ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा, ध्यान से सुनो कि कांग्रेस का जो 44वां कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। 1929 में लाहौर में हुआ था। एकदम दिमाग में छाप लो इस चीज़ को कि लाहौर में 1929 में कॉन्फ्रेंस हुआ था। और नोटिफिकेशन आ रहा है फेसबुक का तो बंद करो, सुनो इस चीज़ को। द कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसाइडेड ओवर
कहाँ चला गया भाई जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज द कॉन्फ्रेंस व्हेन द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बस फॉर्मुला। देखो इस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू प्रोमिनेंट थे, मतलब मेन थे। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इस चीज़ का डिमांड रखा जाता है कि हमको इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज चाहिए, कि हम लोग छोटे से खुश नहीं हैं, हमको पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लोग वहाँ पे एकजुट हुए थे कि होता है ना मुट्ठी, ये मुट्ठी मुट्ठी एक मुट्ठी बन के कंप्लीट स्वराज चाहिए था। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1929 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence. would be celebrated as देखो पहले क्या था ना कि पहले 26 जनवरी 1930 को था कि हम लोग पूर्ण स्वराज के तौर पे एक शपथ लेंगे जिसमें लोग पूरी जान झोंक देंगे हम लोगों को क्या करने के लिए, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंडिपेंडेंस के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग पूरा स्ट्रगल करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को ये चीज़ डिसाइड हुआ था करने का। ना दिमाग में छाप लो इस चीज़ को। तो अब द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कितने पेज बच रहा है, चलो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 पेज हो जाएगा। तो कहते हैं महात्मा गांधी फील दैट सॉल्ट शुड बी अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब महात्मा गांधी के दिमाग मतलब गांधी जी के दिमाग में अब क्या खटकता है कि हमको लोगों को एकजुट करना है। तो लोगों को एकजुट करने का एक उपाय उनके दिमाग में आता है नमक। नमक क्या हम लोग सब्जी में खाते हैं, कम नमक का सब्जी खिलाएगा नहीं लगा कि फेंक दे दो, हम तो फेंक देते हैं। कम नमक का सब्जी रहता है तो हमको सब्जी एकदम नमक को परफेक्ट नमक चाहिए। तो क्या करते हैं महात्मा गांधी का खुराफाती दिमाग, खुराफाती नहीं बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है वो। तो महात्मा देखो अब पीछे बड़ा गाना बजा रहा है, पता नहीं क्या बेचने आया है, एकदम ऐसा ही है मेरे घर के पास, अभी बजते रहेगा दम जब तक जाएगा नहीं, मेरे घर के सामने से बजाते जाएगा दम। तो महात्मा गांधी सोचते हैं ना कि जब में बजाएगा ही बजाएगा। देखो महात्मा गांधी सोचते हैं कि हम नमक को एज अ सिंबल यूज़ करेंगे, मतलब कि एक वैसा पावरफुल वेपन, एक पावरफुल हथियार नमक प्रूफ हो सकता है, क्योंकि नमक हर एक किसी के लिए एक ज़रूरत वाली सामान होती है। देखो नमक हर कोई यूज़ करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, करते हो को नहीं करते हो, तुम लोग खाओगे नमक का सब्जी बिना नमक का दाल, कोई नहीं खाएगा, लगेगा कि एकदम उगला रहा है, यहाँ पर जाएगा ही नहीं अंदर। तो सेम था कि वो सोचे कि हम नमक क्योंकि हर कोई यूज़ करता है, वो चाहे अपर कास्ट हो, वेदर वो लोअर कास्ट हो, वेदर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई सब यूज़ करता है। तो सोचे कि इस चीज़ से हम लोग पूरे एक जो राष्ट्र, देयर इज़ अ नेशन इन विच अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जात के लोग रहते हैं, तो धर्म जात के लोग को हम एक कर सकते हैं, ये हमारा मुट्ठी साबित हो सकता है, नमक से मुट्ठी बन सकता है। तो बेसिकली क्या था, दिमाग लड़ाओ, बेसिकली मुट्ठी बनाना था। तो मुट्ठी बनाने के लिए क्या यूज़ किए महात्मा गांधी, नमक यूज़ किए। तो कहते हैं 31 जनवरी 1930 को ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो दम में ढक पलेट है, में गाना बजाते रहेगा। तो कहते हैं कि 31 जनवरी 1930 को, देखो सुनो, ओहो हमको तुम गुस्सा आ रहा है ऐसे गाना बजा रहा है बस बताने में, रुको अब 2 मिनट, अभी मेरे घर के तुम सामने से पास कर रहे, इसलिए तक कस के आवाज़ आ रहा है गाने का। थोड़ा तुम लोग वीडियो आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा 2-3 मिनट आगे बढ़ा लो वीडियो, तो गाना बजते रहेगा। और एडिट करते हमको वीडियो आता ही नहीं है, तो एडिट कर देते, तुम लोग गाना नहीं तो चला गया। देखो सुनो, ही ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। देखो 31 जनवरी साल याद रखो 1930, 31 जनवरी, नहीं तो क्या करो लो कॉपी में साल लिख लो, तो कैसे पता क्या होता है एग्जामिनर को, अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम साल लिख दोगे, ईयर लिख दोगे, मतलब कि दोनों तो एक ही चीज़ हुआ, डेट लिख दोगे, मंथ लिख दोगे, उनको लगेगा ना जो एग्जामिनर होगा कि वाह मेरा बच्चा तो जो एकदम लिख रहा है कॉपी में एकदम तेज है। अगर थोड़ा सा उलट पलट भी रहेगा ना आंसर नंबर फुल का फुल मिल जाएगा। अरे खुद को दिखलाना है ना कि हम तेज है, दिखलाना है सिर्फ, लेकिन ये नहीं दिखलाना तो कहीं और का लिख दिया, नहीं,
उसी का लिखना है। थोड़ा सा अगर उलट पुलट रहा है आंसर फिर भी नंबर मिल जाएगा, बस डेट लिख दो, थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है, पॉलिश में रहेगा पॉलिश। देखो अब 31 जनवरी 1930 को महात्मा जी क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं कि लॉर्ड इरविन होता है, जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन होता है, उसको एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो 11 डिमांड्स करते हैं कि हमको दिस इज़ आवर डिमांड्स, इस डिमांड्स को आप पूरा करिए। बेसिक यही उनका दिमाग का थिंकिंग था, इस डिमांड को वो पूरा करना चाहते थे, करवाना चाहते थे। देखो सम ऑफ दिस वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो जो डिमांड्स था वो कुछ ऐसे ही वाला था, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड था जो खास लोगों के खास क्लासेस के द्वारा किया गया था। देयर आर सम स्पेसिफिक डिमांड्स विच आर डिमांडेड बाय द सम स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ द मेंबर्स। सही बोले ना? हाँ सही बोले। देखो और ये क्लासेस में कहाँ से बट रहा था, मतलब कि अपर क्लास के जो लोग, जो अमीर जो लोग होते हैं ना, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए, उनके द्वारा जैसे डिमांड किया गया था। The idea behind making the demands wide ranging was to identify all classes within Indian society with them। देखो the idea behind making the demands wide ranging, देखो क्या कहता है कि गांधी जी का दिमाग में था कि हमको यूनाइट करना है, इंडिया के लोगों को एकजुट करना, एक छत्र छाया के अंदर रखना, बेसिकली एक अम्ब्रेला के अंदर कंप्लीट इंडियंस को रखना है, जिसमें लोग काले गोरे ना हो, जिसमें लोग अमीर गरीब ना हो, कोई किसी को डोमिनेट कर, कोई किसी को अच्छे नहीं करे, परेशान नहीं करे कि यार हम अमीर हैं, हम अपना स्वैग है। ये गाना था क्या गाना था, छोड़ो गाना को याद नहीं है अभी। हाँ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये नहीं करना था उनको करना था कि हमको सबको दम एक क्लास में रखना, एक यूनाइटेड मेंबर्स रखना है, द मेंबर्स विच आर द पीपल विच आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस बेसिस पर रखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसलिए वो एकदम इतना बड़े स्तर पर डिमांड रखते ताकि लोगों को यूनाइटेड फील करवा सकते कि आप एक ही देश के लोग हैं। ये नहीं था कि अमीर गरीब नहीं करना था उनको। देखो द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। देखो इनमें सबसे हिला देने वाला क्या था ना कि नमक पे जो कर्ज था उस कर्ज को हटाना सबसे एकदम हिला देने वाला था। According to Mahatma Gandhi, the tax on salt and the government monopoly over its production was the most oppressive phase of British rule। देखो महात्मा गांधी के अनुसार क्या था ना, सही भी था यार कि नमक पे जो कर्ज है, नमक पे जो क्या, हाँ कर्ज ही है, नमक पे जो कर्ज है और गवर्नमेंट का मोनोपोली चल रहा है, मतलब कि हम अपने अनुसार काम करेंगे। सबसे ज़्यादा भयानक चेहरा था ब्रिटिश के सरकार का, मतलब ब्रिटिश रूल का सबसे ज़्यादा भयानक क्या उसको बोलते हैं, चेहरा था, खौफनाक चेहरा। महात्मा गांधी लेटर्स वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। देखो महात्मा गांधी एक चेतावनी देता है, बेसिकली एक लेटर के थ्रू चेतावनी देता है कि मेरी बात सुनो नहीं तो आपको कर देंगे। मतलब उनका वैसा नहीं था ना कि आपको गलत मत समझना, कि उनका ये नहीं था कि मतलब बोलने का तरीका होता है यार, ऐसे ही बोलते हैं। It was written that if the demands was not fulfilled by 11 March, तो उसमें डिमांड्स में क्या लिखा हुआ था, अगर आप 11 मार्च तक हमारी डिमांड को पूरी नहीं करते हैं तो आगे क्या लिखते हैं महात्मा गांधी, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो महात्मा गांधी लिखते हैं कि अगर आप हमारी बात